जी हाँ, टाइटल आपने बिल्कुल सही पढ़ा है वीडियो का, दी बेस्ट वीडियो ऑन क्रिप्टो करेंसी। अभी तक यूट्यूब पर ना जाने अनगिनत वीडियोस बन चुकी हैं क्रिप्टो करेंसी की। अगर आपने वो देख ली हैं तो ये वीडियो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। और अगर आपने पहले कोई वीडियो नहीं देखी और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है बिल्कुल भी, क्योंकि एकदम बेसिक लेवल से हम चलेंगे और क्रिप्टो करेंसी को समझने की कोशिश करेंगे। इसका पास्ट क्या था, कब शुरू हुआ, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है, उसके बाद ये इंडिया में लीगल होते हुए भी इलीगल कैसे है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो तो यहाँ पर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी की। तो क्रिप्टो करेंसी को समझने से पहले पहले हम समझते हैं करेंसी क्या है और करेंसी आने से पहले क्या होता था। हम ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, हम चलते हैं बार्टर सिस्टम पर। तो पहले आप जानते हैं कि करेंसी नहीं होती थी, बार्टर सिस्टम में अप्लाई होता था, वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। करेंसी नहीं होती थी किसी चीज़ को खरीदने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन राम है और एक श्याम है। अब श्याम के पास गेहूं है और राम के पास चावल है। श्याम को चावल चाहिए और राम को गेहूं चाहिए, तो वो आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। जिसको जिसकी ज़रूरत है उसे वो मिल जाएगा। लेकिन अगर राम को चावल की जगह चीनी चाहिए लेकिन श्याम के पास तो वो नहीं है, तो वो क्या करेगा, यानी कि वो दोनों आपस में लेन देन नहीं कर पाएंगे। अब जो पर्सन चीनी जिसके पास होगी उससे कांटेक्ट करना पड़ेगा राम को, और फिर जो चीज़ उसके पास होगी वो अगर राम को चाहिए हो तो उसे मिल जाएगी, वरना नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती थी बार्टर सिस्टम में, क्योंकि दोनों पार्टीज में सेम चीज़ अप्लाई होती थी कि अगर उसकी नीड है तो उसे भी नीड होनी चाहिए। अगर किसी एक की नीड फुलफिल हो रही है, दूसरे की फुलफिल नहीं हो रही, तो वो वहाँ पर ट्रांजैक्शन जो थी वो कंप्लीट नहीं हो सकती। उसके बाद आए कॉइन्स। कॉइन्स किस तरह के, मेटल के कॉइन आने लगे, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर वगैरह के। लेकिन उनके साथ एक प्रॉब्लम थी कि उन्हें उनका वेट होता था और उन्हें कहीं लेकर जाना पॉसिबल नहीं था। और दूसरा जो यहाँ पर खतरा था वो होता था चोरी का। तो यहाँ पर मेटल भी बार्टर सिस्टम से तो सक्सेसफुल हुए लेकिन उतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थे। उसके बाद यहाँ पर एक और केस की बात करें तो गोल्ड जो था, अगर वो गवर्नमेंट के पास रख दिया करते थे लोग और गवर्नमेंट रिसिप्ट या एक चालान देती थी, एक तरह से नोट ही हो गए वो, कि आपका इतना सोना हमारे पास है तो आप कोई भी चीज़ इतने की लेकर आ सकते हैं। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि गवर्नमेंट के पास जितना सोना है वो उतने ही नोट या फिर रिसिप्ट या चालान इशू कर सकती थी, उससे ज़्यादा इशू नहीं कर सकती थी, क्योंकि उन्हें रिकॉर्ड मेंटेन करना होता था कि इस पर्सन का इतना गोल्ड हमारे पास जमा है और उसे इतने रिसिप्ट या नोट मिल चुके हैं। तो उसके बाद यहाँ पर इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए आई करेंसी, नोट, जो कि आजकल प्रचलन में है। हम यूज़ करते हैं 500 के नोट, 2000 के नोट, 200 का, 100 का, इस तरह से। तो इस पर लिखा होता है कि मैं धारक को इतने रुपए यानी कि 100 रुपये हैं तो 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। तो इस वचन के कारण इस नोट की वैल्यू हो गई, इस प्रोमिस के कारण। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम इसकी यह है कि इसका कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि करेंसी की ये जो लीगली अब अप्लाई हो रही हैं, जो नोट प्रचलन में है, इनकी डिसएडवांटेज क्या है। सबसे पहले तो कंट्रोल। कंट्रोल इनका गवर्नमेंट के हाथ में। गवर्नमेंट जब चाहे इन्हें वापस खींच ले, यानी कि इनकी जो वैल्यू है वो वापस खींच ले, जैसा 2016 में हुआ था। तो 8 नवंबर 2016 को जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी हुई थी, उसमें 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे। तो उसका असर क्या हुआ, वो नोट 7 नवंबर तक तो अप्लाई थे, लेकिन 8 नवंबर को जैसे ही ऑर्डर पास हो गया उनकी वैल्यू खत्म हो गई। तो कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में था, लोगों के हाथ में नहीं था। अब जिनके पास वो नोट थे वो किसी काम के नहीं रहे, हालांकि वो एक्सचेंज हो गए थे, बात लग गए। ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे कि वो सही थी या गलत थी, लेकिन दोनों यहाँ पर गेन एंड लॉसेस तो थे ही। उसके बाद दूसरा कारण आता है इसका जो डिसएडवांटेज है, वो है कि अनलिमिटेड प्रिंट। प्रिंट यहाँ पर गवर्नमेंट के हाथ में कंट्रोल है तो वो अनलिमिटेड प्रिंट भी कर सकती है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। करेंसी की गवर्नमेंट जब चाहे कह दे कि इतने नोट छापते और छाप दिए जाएंगे। लेकिन उसका नुकसान क्या होगा, इकोनॉमिक्स का रूल है कि जितनी ज़्यादा करेंसी लोगों के हाथ में आएगी, यानी कि अब गवर्नमेंट नोट छापेगी तो वो कहाँ जाएंगे, लोगों के हाथ में जाएंगे।
अब लोगों के पास जितनी ज़्यादा करेंसी होगी, महंगाई की दर, इन्फ्लेशन उतने ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये भी इसकी डिसएडवांटेज है कि गवर्नमेंट के हाथ में कंट्रोल है। सबसे पहले तो वो नोट की वैल्यू कभी भी वापस खींच सकती है, और दूसरा अनलिमिटेड प्रिंट कर सकती है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व, अगर हम डीमोनेटाइजेशन की बात करें तो सॉल्यूशन क्या हुआ, तो जिनके पास उस टाइम 500 और 1000 के नोट थे, याद उन्हें चेंज करवाने पड़े। लेकिन जिनके नोट या फिर पैसे, रुपए बैंक अकाउंट में जमा थे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कैश वालों को दिक्कत आई। जो यहाँ पर यूपीआई वगैरह यूज़ कर रहे थे, जो ऐप्स होती हैं पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह, उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो करेंसी उनके हाथ में हार्ड कॉपी की तरह नहीं थी, वो एक सॉफ्ट कॉपी की तरह थी, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन अब यूपीआई का भी नुकसान है। वो क्या नुकसान है, जो प्रेजेंट की बात हो रही है। अब यहाँ तक जो बार्टर सिस्टम वगैरह था, मेटल आई, गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, उसके बाद गोल्ड गवर्नमेंट के पास जो जमा होता गया, ये तो थी पास्ट की बात। अब प्रेजेंटली यूपीआई की भी क्या इसके नुकसान है कि सबसे पहले तो इसका रिकॉर्ड जो होता है वो कंपनी के पास होता है। वो उस रिकॉर्ड को कैसे भी यूज कर सकते हैं। कंपनी को सब पता है कि किस पर्सन ने कितने बजे कितने रुपए किस डेट को किसे भेजे, तो गवर्नमेंट भी उनसे वो जो रिकॉर्ड है कभी भी मांग सकते हैं और कंपनी को वो देना पड़ेगा। उसी के साथ जो बैंक अकाउंट में डिटेल है वो भी बैंक वालों को पता है, बैंक वाले कैसे भी यूज करें। हमारा जो पैसा बैंक में जमा है उसे कैसे भी किसी को भी दे दें लोन के रूप में, तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। उसी के साथ अगर सरकार बैंक को कहे कि इस पर्सन की बैंक डिटेल हमें चाहिए, तो भी गवर्नमेंट को बैंक द्वारा दे दी जाएगी। तो ये सारे नुकसान हो गए करेंसी के, जिसका कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में, और उसके बाद यूपीआई वगैरह के जिसका कंट्रोल उन कंपनीज के हाथ में, या गवर्नमेंट कभी भी उनसे पूछ सकती है। तो ये थोड़ा सा बेसिक हो गया। अब आते हैं टॉपिक पर, क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो क्रिप्टो करेंसी में क्या होगा, थोड़ा सा इसे हम शॉर्टली समझते हैं। सबसे पहले तो बिटकॉइन का नाम काफ़ी ज़्यादा फेमस है, क्यों ना हो, क्योंकि 60% से ज़्यादा मार्केट शेयर इसके पास है, ऑलमोस्ट 65%। तो इसमें क्या होता है, पासवर्ड होती है, प्राइवेट की होती है, यानी कि पासवर्ड जिसे प्राइवेट की कहते हैं। करेंसी ये डिजिटल होती है, हार्ड कॉपी नहीं होती इसकी, कोई कंट्रोल खुद के पास होता है, गवर्नमेंट के पास नहीं होता। तो यहाँ पर ओवरऑल ये जो आसानी से लोगों को बात समझ आती है। लेकिन अब इसकी डिटेल में चलते हैं कि सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी क्या चीज़ है। दो वर्ड हैं यहाँ पर, क्रिप्टो प्लस करेंसी। क्रिप्टो का मीनिंग क्या है, सीक्रेट, और करेंसी का मीनिंग है मीडियम ऑफ परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो करेंसी वो जो हम नॉर्मल यूज करते हैं गुड्स या सर्विसेज को परचेज करने के लिए, क्रिप्टो का मीनिंग है सीक्रेट। तो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी वो करेंसी है जो डिजिटल है, जिसका कोई भी, जैसे हार्ड कॉपी हमारे पास होती है ये नोट्स वगैरह की, उस तरह से कुछ नहीं है, कंट्रोल हमारे पास होता है। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, कुछ एडवांटेज हैं, सभी की बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए एक वर्ड और आता है इसमें, क्रिप्टोग्राफी। यहाँ पर जो वर्ड आता है क्रिप्टोग्राफी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या चीज़ होती है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। इट इज़ एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑर्डिनरी टेक्स्ट इनटू अनइंटेंजिबल टेक्स्ट एंड वाइस वर्सा। तो क्रिप्टोग्राफी में क्या होगा, जो सिंपल वर्ड हैं उन्हें उल्टा पुल्टा कर दिया जाएगा, ऑर्डिनरी जो प्लेन टेक्स्ट है उसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा अनइंटेंजिबल टेक्स्ट में। किस तरह से, मान लीजिए एक वर्ड है रमेश, तो उसे क्रिप्टोग्राफी में चेंज कर दिया जाएगा ADQUGHD, यानी कि किसी को समझ नहीं आएगा। अब रमेश नाम अगर कहीं लिखा है तो कोई भी पढ़ लेगा, लेकिन AGQDHJG ये वर्ड किसी को समझ नहीं आएगा। तो क्रिप्टोग्राफी में प्लेन टेक्स्ट को चेंज किया जाता है, और क्रिप्टोग्राफी का यूज़ होता है क्रिप्टो करेंसी में, इसीलिए क्रिप्टो करेंसी को सिक्योर माना जाता है। थोड़ा सा और इसे डीपली जाते हैं क्रिप्टोग्राफी में। It is a method of storing and transmitting data in a particular form so that only those for whom it is intended can read and process it. तो क्रिप्टोग्राफी एक मेथड है जिसमें डाटा को स्टोर किया जाता है या फिर ट्रांसमिट किया जाता है, भेजा जाता है एक पर्टिकुलर फॉर्म में, एक खास तरीके से, कि जिस पर्सन को भेजा गया है या जिस पर्सन के द्वारा भेजा गया है सिर्फ वही समझ पाए। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, दो पर्सन है A और B। अब A पर्सन इंडिया का है, B पर्सन अमेरिका का है। अब वहाँ पर अगर B पर्सन जो अमेरिका का है वो A पर्सन को कुछ पैसे भेजना चाहता है, डॉलर भेजना चाहता है, तो क्या वो डायरेक्टली भेज पाएगा? बिल्कुल भी नहीं।
दोनों के बीच में बैंक होगा, बैंक के थ्रू ही लेन देन होगा। तो बैंक के थ्रू जब लेन देन होगा तो बैंक के पास इंफॉर्मेशन जाएगी कि बी ने इस डेट को इतने बजे इस पर्सन को इतने रुपए भेजे हैं। तो बैंक के पास डेटा जाएगा, गवर्नमेंट मांगेगी तो गवर्नमेंट को भी दे सकता है, कैसे भी यूज करे। उसी तरह से यही इसकी डिसएडवांटेज थी यूपीआई की, हमने बात की थी जो कुछ देर पहले। तो वही चीज़ है कि क्रिप्टोग्राफी में सिंपल टेक्स्ट को ही चेंज कर दिया ताकि जिसे भेजा है वही समझ पाए और जिसने भेजा है वही समझ पाए। बीच में कितने भी पर्सन पढ़ लें वो नहीं समझ पाएंगे। तो कुछ इस तरह से होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर ए और बी पर्सन के बीच में कोई डील हो गई और उसमें ए पर्सन कह दे कि इसका मतलब 2 है और इसका मतलब 1 है, तो उस केस में क्या होगा? बाकियों को तो लगेगा कि ये 1 है ये 2 है, लेकिन ए ने बी को पहले ही कह दिया कि ये 2 है और ये 1 है। तो इस तरह से यानी कि ए को पता है और बी को पता है कि किस चीज का क्या मीनिंग है। बीच वाले कितने भी लोग देख लें उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसी तरह से कुछ काम करता है क्रिप्टोग्राफी, और क्रिप्टो करेंसी में क्रिप्टोग्राफी का यूज होता है। अब यहाँ पर इसकी एडवांटेज क्या है? जो क्रिप्टो करेंसी है इसकी एडवांटेज क्या है? सबसे पहले तो नो इंटरमीडिएटरी रिक्वायर्ड, ट्रांजैक्शन के लिए इंटरमीडिएटरी रिक्वायर्ड नहीं होता है। जैसे हमने ए और बी के केस में कहा था कि बैंक होगा दोनों के बीच में तो ही लेन देन हो पाएगा, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा कुछ नहीं है। जियोग्राफिकल बैरियर वगैरह कुछ नहीं है, चार्ज काफ़ी कम है और ट्रांजैक्शन फास्ट होती है, लेकिन कुछ केसेस में टाइम लग जाता है, हार्डली 10 मिनट्स तक भी। तो 4-5 सेकंड से लेकर 10 मिनट तक भी लग जाते हैं ट्रांजैक्शन होने में कई बार। डिसएडवांटेज क्या है? ट्रांजैक्शन इरिवर्सिबल है। एक बार फिर उसी एग्जाम्पल पर जाते हैं ए और बी के। अब बी पर्सन ने जब ए को डॉलर भेजे, वो गलती से गलत अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए, तो बैंक उन पैसों को वापस निकाल सकता है कि गलती से ट्रांसफ़र हुए थे, करने इसमें थे। मान लीजिए अकाउंट नंबर 4325 में करने थे और कर दिए 4355 में, तो बैंक को पता है कि इस अकाउंट में गए हैं, करने इसमें थे, तो बैंक कर भी देगा। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं होगा। एक आईडी पासवर्ड होगा, जब उस आईडी को डालते ही आपने सेंड कर दिया कि 1 बिटकॉइन इस आईडी पर ट्रांसफ़र कर दिया। अगर 645 आईडी पर ट्रांसफ़र कर दिया तो वो ट्रांसफ़र हो ही जाएगा, लेकिन करना था 654 पर और कर दिया 645 पर, तो वो वापस नहीं आ सकता। ट्रांजैक्शन इरिवर्सिबल होंगी क्योंकि कोई नहीं जानता कि 654 कौन था, इसलिए एक बार ट्रांजैक्शन हो गई तो वापस नहीं आएगी। बैंक के केस में आ सकते हैं पैसे वापस। सेकंड वन इज इलीगल एक्टिविटी। तो अब ये जो क्रिप्टो करेंसी हमने वर्ड में समझा, क्रिप्टो का मीनिंग सीक्रेट, सीक्रेट करेंसी है, तो इसका इलीगल कामों में, गलत कामों में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कि डार्क वेब वगैरह पर, तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है इसका उधर भी। उसके बाद जो इसकी एक और अगर हम डिसएडवांटेज देखें तो वो है इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन रेट काफ़ी ज़्यादा है। इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन रेट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि माइनर्स काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं बड़े बड़े कंप्यूटर्स लगाकर। अब ये माइनर्स क्या चीज़ है उस पर भी आएंगे थोड़ी ही देर में। तो ये थे इसके कुछ डिसएडवांटेजेस कि ये इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होती है। ट्रांजैक्शन एक बार हो गई तो वो रिवर्स नहीं हो सकती। उसके अलावा एनवायरनमेंट का ख्याल नहीं रखा जाता, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ होती है। उसके बाद गवर्नमेंट या अथॉरिटी नहीं है कोई कि अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी को कह नहीं सकते कि ये ऐसे प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि इसका कोई गवर्नमेंट के हाथ में कंट्रोल वगैरह नहीं है। तो उसके बाद बारी आती है कि ये ब्लॉकचेन क्या चीज़ है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसी के दम पर ही क्रिप्टो करेंसी को इतना फेमस कर दिया गया है कि इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है। अब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? तो हम जैसे एग्जांपल की बात की थी ए और बी के, जो बी ने डॉलर सेंड किए थे ए को, तो उस केस में क्या था, बैंक के पास ट्रांजैक्शन का डाटा था कि इस डेट को हुई, इतने बजे हुई, इस पर्सन ने इस पर्सन को इतने पैसे भेज दिए। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी वर्ड है इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। जब इसमें ए पर्सन बी को या बी पर्सन ए को कोई बिटकॉइन भेजेगा, कोई अमाउंट भेजेगा, चाहे वो बिटकॉइन पूरा हो, 1 हो या 2 हो या उसका कोई पार्ट हो, तो वो जो ट्रांजैक्शन का डेटा है वो एक कंप्यूटर में सेव ना होके काफ़ी सारे कंप्यूटर में सेव होगा। दुनिया में चाहे सारे कंप्यूटर हैं उन सब में डाटा सेव होगा और लोग वहाँ पर चेक करने के लिए बैठे होंगे कि ये ट्रांजैक्शन है, इस पर्सन ने इसे भेजे तो ये अप्रूव हो गई। कि ए के पास पहले 20 बिटकॉइन थी, इसने 2
ए को भेज दिए तो ए के पास 2 हो गए, बी के पास 20 में से 2 कम 18 रह गए। तो काफ़ी सारे लोग तैयार बैठे हैं इसके लिए कि इतने बिटकॉइन हैं और ये ट्रांजैक्शन अप्रूव हो गई। तो इसमें फेक ट्रांजैक्शन ना हो इसीलिए ये लोग बैठे हैं कि फेक ट्रांजैक्शन ना हो जाए, कि सेंड किए ना हो और दिखा दिए ऐसे ही। तो इस तरह से अब आता है कंसेप्ट कि ये माइनर क्या चीज़ है। माइनर वो लोग हैं कि जैसे हमने बात की कि क्रिप्टोग्राफी में जो वर्ड्स में ऑर्डिनरी टेक्स्ट को चेंज कर दिया जाएगा, ABCDQDH में जो सिंपल वर्ड है रमेश उसे चेंज कर दिया। तो वो वहाँ पर लोग बैठे हैं कि इस मैथमेटिकल जो भी इक्वेशन है इसे सोल्व करने के लिए कि किस पर्सन ने किसे भेजी। अब इसे वो सोल्व करेंगे तो ना उन्हें रिवार्ड में कुछ चाहिए, रिवार्ड में उन्हें बिटकॉइन का कुछ हिस्सा मिल जाएगा। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि ये जो माइनर्स हैं ये बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर लेकर बैठे हैं। ये नॉर्मल जो कंप्यूटर होते हैं हमारे i3 i5 i9 इनसे कुछ नहीं होगा, सुपर डुपर कंप्यूटर चाहिए इसके लिए, तो इलेक्ट्रिसिटी भी उतनी ही ज़्यादा यूज़ होगी। तो ये थी बात। अब ये ब्लॉकचेन क्या टेक्नोलॉजी है, इसमें क्या होगा कि एक बॉक्स है, मान लीजिए उसमें ट्रांजैक्शन यानी कि डाटा ऐड होता जा रहा है कि ए ने बी को भेजे बिटकॉइन ऐड हो गया, सी ने डी को, एक्स ने जेड को, वाई ने वी को, इस तरह से होता गया, बॉक्स भर गया। अगला बॉक्स आ जाएगा, उसमें वो ट्रांजैक्शन पहले वाली नहीं होंगी, जो लास्ट ट्रांजैक्शन वहाँ थी जो वी को पैसे भेजे गए थे उसके बाद आगे स्टार्ट होंगी। वी ने आगे जी को पैसे भेजे यानी कि जो बिटकॉइन की बात है, उसके बाद जी ने एच को, एच ने जे को। तो यानी कि एक बॉक्स पूरा हुआ, उसी ट्रांजैक्शन से आगे अगला बॉक्स स्टार्ट हो गया, तो वो बॉक्स भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगला बॉक्स जब आएगा तो वो लास्ट वाले ट्रांजैक्शन की ओर इशारा करेगा कि वहाँ से यहाँ पर स्टार्ट है। जैसे अकाउंट्स में होता है, हम इजीली समझें इसे। अकाउंट्स में क्या होता है कि जब हम एंट्रीज करते हैं, लेजर में डाटा को रिकॉर्ड करते हैं, तो उसमें जब एक पेज कंप्लीट हो जाता है उसमें हम उसका टोटल लगाकर नीचे लिख देते हैं कैरिड फॉरवर्ड, कि इसे आगे ले जाया गया। फॉर एग्जाम्पल टोटल आ गया 2 लाख रुपए, तो कैरिड फॉरवर्ड 2 लाख। नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे, उस पर लिखेंगे ब्राउट फॉरवर्ड यानी कि पीछे से आगे लाया गया, तो 2 लाख रुपए। उससे आगे ट्रांजैक्शन एज इट इज स्टार्ट हो जाएंगी। उसी तरह से ब्लॉकचेन है, एक बॉक्स पूरा होगा, अगला आया तो वो लास्ट वाले की ट्रांजैक्शन की ओर इशारा करेगा कि ये लास्ट ट्रांजैक्शन थी, इसके बाद वाली है। अब एक भी बॉक्स बीच में से निकाल दिया तो पता चल जाएगा साथ के साथ कि एक बॉक्स एक डाटा यानी कि इतना डाटा यहाँ से स्टोलन है, चोरी हो चुका है या डिलीट हो चुका है। जैसे अकाउंट्स में होता है कि एक पेज अगर वो बीच वाला पेज फाड़ दिया जाए तो वहाँ पर सारी जो ट्रांजैक्शन है वो गड़बड़ा जाएंगी, क्योंकि ब्राउट फॉरवर्ड लिखा होगा 2 लाख रुपए और लास्ट पेज पर कैरेट फॉरवर्ड लिखा होगा 1 लाख रुपए, यानी कि बीच वाला पेज मिसिंग हो गया है। तो इसी तरह से कुछ काम करता है ब्लॉकचेन। इसीलिए इसे सिक्योर माना गया है कि ब्लॉकचेन सिक्योर है, क्योंकि इसमें जो एक बॉक्स बनेगा, जो नेक्स्ट डाटा स्टोर होगा वो लास्ट वाले की ओर इशारा करेगा, और अगर कुछ डाटा मिसिंग होगा तो बहुत जल्दी पता चल जाएगा। तो इसी कारण से क्रिप्टो करेंसी को ज़्यादा सिक्योर माना गया है। तो अब यहाँ पर बारी आता है कि बिटकॉइन लीगल है या इलीगल। इसमें 2 वर्ड हैं। सबसे पहले तो आता है लीगल। तो लीगल तो ये है, एब्सोल्युटली लीगल है पूरी तरह से इंडिया में। हालांकि 6 अप्रैल 2018 को एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग आरबीआई ने अपने बैंक्स को कहा था कि क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन में हिस्सा ना आने, एक तरह से बैन कर दिया गया था। लेकिन उसी ईयर में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से वो बैन को लिफ्ट अप कर दिया गया था। तो ये पूरी तरह से लीगल है, लेकिन लीगल टेंडर नहीं है। अब ये लीगल टेंडर क्या चीज़ है? लीगल टेंडर का मीनिंग है कि आप लीगली इसे खरीद तो सकते हैं, बेच भी सकते हैं, लेकिन इससे कोई गुड्स एंड सर्विसेज को नहीं खरीद सकते। जैसे नॉर्मल करेंसी से हम दुकान पर रेफ्रिजरेटर तो ले लिया, एयर कंडीशनर लेना है ले लिया, लेकिन आप दुकानदार को ये जाकर नहीं कह सकते कि एयर कंडीशनर दे दो और मैं आपको इतना बिटकॉइन का पार्ट दे दूंगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये लीगल टेंडर नहीं है, सिर्फ लीगल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो शेयर मार्केट है, शेयर्स की बात होती है। आप दुकान पर जाकर कहें कि एयर कंडीशनर दे दो, मैं इस कंपनी के 5 शेयर आपको दे रहा हूँ, ऐसा नहीं होता, क्योंकि शेयर भी लीगल हैं लेकिन लीगल टेंडर नहीं है। उसी तरह से क्रिप्टो करेंसी लीगल है लेकिन लीगल टेंडर नहीं है। इससे आप दुकान पर जाकर कोई गुड्स या सर्विसेज को परचेज नहीं कर सकते, लेकिन इसे सेल या परचेज कर सकते हैं। तो ये है बात लीगल टेंडर की, और इसकी जो भी एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं वो हमने देख लिए हैं। काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है, लेकिन दूसरी तरफ इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है।
तो अब बारी आती है बिटकॉइन की। बिटकॉइन क्या चीज़ है? ये भी क्रिप्टो करेंसी ही है, सबसे पहले यही आई थी। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। 2008 में बिटकॉइन अनाउंस हुआ, 2009 में लॉन्च किया गया और इसे लॉन्च जो करने वाले थे उनका नाम था सातोशी नाकामोटो। अब ये जो पर्सन है इसने बिटकॉइन को इन्वेंट किया और इसे लॉन्च किया, लेकिन आज ये पर्सन जिंदा है या नहीं इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से इसके प्रमोटर हो गए। लेकिन अगर किसी कंपनी के प्रमोटर की डेथ हो जाए तो उसके शेयर्स बहुत ही बुरी तरह से गिर जाएंगे, ड्रास्टिकली फॉल हो जाएंगे उसके शेयर की वैल्यू। लेकिन इस केस में, क्रिप्टो करेंसी के केस में, हमें पता ही नहीं है कि सातोशी नाकामोटो अलाइव हैं भी या नहीं, इसलिए इसके जो प्राइजेस हैं वो डिपेंड करते हैं डिमांड और सप्लाई पे, कि अगर इसकी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो उसके प्राइस बढ़ जाएंगे, डिमांड कम हो गई तो उसके प्राइस गिर जाएंगे। तो इस कहीं ना कहीं डिमांड एंड सप्लाई का जो रूल होता है उस पर डिपेंडेड है पूरी तरह से बिटकॉइन। तो क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि सबसे पहले तो इसकी एक लिमिट है। क्रिप्टो करेंसी जो बिटकॉइन है इसकी लिमिट है कि 21 मिलियन ही ये बनेगा, बिटकॉइन माइन नहीं होंगे पूरे वर्ल्ड में। इसमें से 18.8 मिलियन ऑलरेडी सर्कुलेशन में है। 21 मिलियन में से ऑलरेडी सर्कल में है, सर्कुलेशन में है। तो अगर बिटकॉइन की थोड़ी सी और बात करें तो दिसंबर 2017 में एक बिटकॉइन की वैल्यू थी $19,000। उसके बाद मार्च 2020 में इसने लोवेस्ट पॉइंट को टच किया $4,000 का, यानी कि एक बिटकॉइन। और इसी बीच इसकी वैल्यू बढ़ी $42,000 तक, $42,000 का एक बिटकॉइन। और उसके बाद जनवरी 2021 में इसकी वैल्यू $36,000 के आसपास थी। लास्ट 1 ईयर की बात करें इंडियन करेंसी में तो इसकी वैल्यू हाईएस्ट 55 लाख को छू चुकी है और लोवेस्ट 11 लाख तक भी जा चुकी है। तो उसके बाद अगर बात करें तो 65% मार्केट शेयर है बिटकॉइन का। उसके बाद यहाँ पर कंक्लूजन आता है वीडियो का कि इसे परचेज करें या ना करें। तो सबसे पहले तो क्रिप्टो करेंसी को लोग एक इन्वेस्टमेंट की तरह देख रहे हैं। तो क्या ये इन्वेस्टमेंट है? तो हमने ये जो डेटा की बात की $19,000, $4,000, $36,000 या करंटली, तो यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ी। लेकिन जितनी वैल्यू पहले के अकॉर्डिंग बढ़ी, क्या आगे उतनी ही बढ़ेगी? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब ये लॉन्च हुए थे तो लोगों को पता नहीं था इसके बारे में। जैसे जैसे पता चला लोगों ने इंटरेस्ट जगाया और उसके बाद इसकी वैल्यू बढ़ने लगी। जैसे ही लोगों को दिखा कि थोड़ी सी वैल्यू बढ़ रही है, काफ़ी सारे लोग अट्रैक्ट हो गए और भेड़ चाल शुरू हो गई। तो इसी भेड़ चाल में इसकी वैल्यू बढ़ गई। लेकिन कल को फ्यूचर में ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके पहले बिटकॉइन ही था। इसके बाद इस टाइम मार्केट में 5,000 से ज़्यादा डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज आ चुकी हैं, चाहे वो इसे अच्छी खासी टक्कर मिल रही है इथेरियम, रिपल वगैरह से। हालांकि उनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कम है इसके अकॉर्डिंग, लेकिन कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव हैं। और इसमें बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी कई बार लग जाता है, क्योंकि ये पुरानी टेक्नोलॉजी पर है। अब जो इथेरियम वगैरह, रिपल बाद में आए, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं, क्योंकि उन्होंने इसकी कमियों को समझा और फिर आगे खुद को सुधारा। तो इसलिए बिटकॉइन की वैल्यू जितनी ज़्यादा बढ़ी है, फ्यूचर में उतनी ज़्यादा बढ़ेगी इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि 21 मिलियन में से 18.68 मिलियन के आसपास तो ऑलरेडी सर्कुलेशन में है। तो हो सकता है इसकी वैल्यू कुछ हद तक बढ़ भी जाए, क्योंकि जैसे जैसे इनके सर्कुलेशन में ज़्यादा आएंगे लोगों का इंटरेस्ट अभी और ज़्यादा होगा। अभी ये वीडियो शूट हो रही है नवंबर 2021 में। अभी भी लोगों का इंटरेस्ट तो है क्रिप्टो करेंसी में, लेकिन वो इसे इन्वेस्टमेंट की तरह देख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट वर्ड भी यहाँ पर यूज़ नहीं करना चाहूँगा, गैम्बलिंग वर्ड यूज़ करना चाहूँगा। गैम्बल की तरह देखते हैं कि इतने रुपए लगाएंगे और इतने हो जाएंगे। क्या ऐसा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के बाद लोगों को डूबते हुए भी देखा गया है काफ़ी ज़्यादा। तो इसलिए अगर आपके कुछ सेविंग्स हैं तो आप उसे इन्वेस्ट कीजिए म्यूचुअल फंड में भी, शेयर मार्केट में भी। लेकिन कुछ हिस्सा अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्रिप्टो करेंसी में भी कर सकते हैं। कुछ हिस्सा ही इन्वेस्ट कीजिए और समझिए पहले इसको। इसे गैम्बल नहीं खेल रहे आप, क्योंकि आपकी सेविंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी। तो एक गैम्बलिंग की तरह इसे ना देखें। और अगर आपकी कुछ सेविंग है, आप डिफरेंट जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट इधर भी कर सकते हैं और उसे
मार्केट को समझना होगा पहले। तो काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है, चाहे वो कोइंसविच, कुबेर हो, CoinDCX हो, जो कि क्रिप्टो करेंसी में काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियोस और भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे आपको। हमने तो ये बेसिक सी बात की थी कि क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है, ब्लॉकचेन वगैरह क्या है। तो यही थी बात इस वीडियो की। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कुछ हिस्सा इन्वेस्ट कीजिए, अपनी पूरी सेविंग्स एक साथ इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू कम हुई तो आपकी सेविंग भी डूब सकती है। और वैसे भी इसकी वैल्यू आज 50 लाख के आसपास है, तो एक पूरा बिटकॉइन परचेज करना हर पर्सन के बस की बात तो है नहीं। तो कुछ हिस्सा आप परचेज कर सकते हैं। मिनिमम 100 रुपीज़ से इन्वेस्टमेंट हो जाती है, तो आप 500 या फिर हो सकता है किसी के लिए 5000 वैल्यू नॉर्मल हो, तो अपनी जो नॉर्मल वैल्यू है, चाहे वो 500 हो या 5000 हो, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।